नमस्ते मित्रों। देखो अपन कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो 1 तारीख को पेपर हुआ था 1/11/2018 को, उसको सोल्व कर रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट हो गया था 1/11/2018 को। केमिस्ट्री का पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे अपन। अब उसी के आगे अपन बात करते हैं आज। मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व करवा दिए थे कल वाले पार्ट में। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि दवा जो बुखार को कम करती है कहलाती ड्रग विच रिड्यूस फीवर इज नोन एज। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनको एंटीपायरेटिक के नाम से जाना जाता है। तो अपन इसमें आराम से बोल देंगे एंटीपायरेटिक्स। फिर अगला क्वेश्चन है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित करना होता है। तो इन दवाइयों को नोव एस्ट्रोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोव एस्ट्रोल बोला जाता है। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ वाला 12th में चैप्टर है, तो उसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 63 कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार की जो शुगर्स होती है, शुगर्स तो ऐसे बहुत सारी होती है, पर अपन बात करें जो अपनी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वे तो सब रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, क्योंकि वहाँ पर जो अपना कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसका रिडक्शन हो जाता है आसानी से। जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसे शुगर्स जो डाइसेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर मोनोसेक्राइड की 2 यूनिट्स पाई जाती है, उनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी होते हैं। क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन होता है ना, उस एनोमेरिक कार्बन की बात करूँ मैं, तो एनोमेरिक कार्बन एसीटेल में बदल जाता है। एसीटेल किसको बोलते हैं? एसीटोल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों जगह अगर OR ग्रुप लग जाता है तो इसको एसीटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसीटेल। तो जो डाइसेक्राइड्स होता है उसका एनोमेरिक कार्बन होता है, वहाँ पर एसीटेल्स का निर्माण हो जाता है, जहाँ पर OH ग्रुप नहीं रहता है। और OH ग्रुप नहीं रहता है तो वही इसका रिडक्शन नहीं हो पाता। तो इसमें अपने यहाँ पर जो आंसर आएगा सुक्रोज आएगा। जैसे माल्टोज है, ये डाइसेक्राइड शुगर है, पर ये अनअपचाई शुगर नहीं है। ये जो शुगर होगी ये रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएगी। तो अपना जो आंसर होगा यहाँ पर होगा सुक्रोज। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अमीनो अम्लों का प्रकाशिक अक्रिय कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल अमीनो एसिड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्रकाशिक असक्रिय, तो ये बोला गया है कि प्रकाशिक असक्रिय कौन से होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिनकी सिमेट्री, एक तो होते हैं सममित और एक होते हैं असममित। तो अपन बोल सकते हैं कि जो इसमें ग्लाइसिन होता है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है। क्यों? इसका रीज़न अपन जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, और जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला था उसके अंदर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना किरिल कार्बन। किरिल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, तो ये सिमेट्रिक होता है। इसकी वजह से ग्लाइसिन जो होता है वो अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिशोषण की डेल्टा H सदैव। तो देखो ये बोला जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो हमेशा एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक किसको बोलते हैं? तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं। डेल H की बात करें, अगर पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक और नेगेटिव होता है तो एक्जोथर्मिक। तो अधिशोषण डेल्टा H हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S अपन पढ़ते हैं। जब अपन को पता है कि जो एंट्रोपी है, अधिशोषण की जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव होगी, और जब ये नेगेटिव होती है तो अपन बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और अपन को जानते हैं स्पॉन्टेनियस या जो प्रोसेस होता है स्वतः परिवर्तित, वह होता है डेल्टा G, उसके लिए नेगेटिव होता है। तो डेल्टा G नेगेटिव कब होगा? ये डेल्टा S अगर नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव हो, तभी जाके डेल्टा G नेगेटिव होगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो याद रखना एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसा होता है? एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो
आराम से आप लोग सोल्व कर पाओगे इसको, कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 2 प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं जो रेट को बढ़ा भी देते हैं और रेट को कम भी कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि वह पदार्थ, इसने पूछा जो उत्प्रेरक की रिएक्टिविटी को घटा देते हो। एक तो होते हैं वर्धक और एक होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और एक होते हैं उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो तो बढ़ा देते हैं, और ये घटाने की बात कर रहा था, तो कारक बोलते हैं इसको, पॉइजन्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल पोल्यूटेंट इन वाटर? देखो ये केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर अपन को याद करना पड़ेगा कि कौन से तो पोल्यूटेंट होते हैं और कौन से केमिकल पोल्यूटेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ये होगा पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, हाँ, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लाल रक्त कोशिकाओं के विकास एवं वयस्क होने में बाधा उत्पन्न करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इंटरफेयर्स इन द डेवलपमेंट्स एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो इसका आंसर लेड होगा, पर आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों डिलीट किया है। इसके लिए लेड माना जाता है। अपन को पता है जो कैडमियम होता है और मरकरी होती है, और आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक तो कैंसर करता है, और जो कैडमियम होता है वो इताई और मरकरी जो होता है वो मिनीमाटा रोग करता है। तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इंटरफेयर्स इन द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लेड आंसर होगा इसका, बट आरपीएस ने इस क्वेश्चन को डिलीट मानना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आर्क वेल्डिंग में उपयोगी होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑर्गन। आर्क वेल्डिंग के रूप में कौन सी गैस यूज करते हैं? आर्गन यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, Zn कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है एक, इसमें देखो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Zn NH3 का होल 4। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें अपन को जिंक देखना है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो अमोनिया एमिन होती है वो अपना न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ होगा 3D10 4s2 होता है। जैसे ही Zn+2 में जाएगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D10 4s2। ठीक है, तो 3D के बाद 3D10 भरा हुआ है, पूरा का पूरा 4s खाली है, 4p और फिर अपना 4d आएगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये sp3 संकृत होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी चतुष्फलकीय। कौन सी होगी? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होगी। इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए ऐसे मेरे हिसाब से, क्योंकि अंदर का डी भाग नहीं लेगा, अंदर का डी खाली है ही नहीं, तो भाग कहाँ से लेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान देना। इसने पूछा है कि क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो एक बार आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन और जगह भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हम जानते हैं, ये होता है ऑर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है। इसमें ऑप्शन में +1 कहीं नहीं है, ऐसे +1 आ भी जाती कि एक इलेक्ट्रॉन जाने पर 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाता है, पर ऑप्शन में कहीं पे भी +1 नहीं है। अब +2 +6 +4 और +3 की बात कर रहा है, तो +6 तो वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d0 पर। आप लोगों को पता है ना कि इतना आसान थोड़ी इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये बोला जाता है कि जो क्रोमियम होता है वो 3d3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होता है। उसका रीज़न ये बताया गया कि जब लिगेंड आते हैं क्रोमियम मेटल के पास, तो अपन को पता है कि डी ऑर्बिटल 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, T2g और Eg के अंदर, Eg और T2g में। तो आप लोगों ये
नीचे 3 इलेक्ट्रॉनों का सेट होता है। जैसे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे क्रोमियम में से तो ये हो जाएगा 3d3। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 3d3 जो होता है वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। CF देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं अपन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में से इसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है और T2G फुल भरा हुआ है। इसकी वजह से क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ध्यान रखना भाई, इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई इसकी 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम अनुचुंबकत्व दर्शाने वाले त्रिदिनात्मक आयन है। तो सीधी सी बात है भाई, कौन से आयन होंगे? ऐसे आयन्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में अपन ये बोलते हैं अनफेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेंथेनम से ही, लेंथेनम +3 मैंने प्रोमिस किया नडाल से। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ से चालू होता है 1 2 3 प्राइम मिनिस्टर के सामने यूरोप में गुड़ तरकीब से 4 5 6 7 इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उसके बाद फिर वापस पेयरिंग चालू हो जाती है। तो इसमें देखो लेंथेनम है, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर उसके बाद ल्यूटेशियम नीचे पहुंच जाता है +3 में, पर उसमें भी नहीं होते हैं। अपना जो नियोडियम है सीरियम में भी नहीं होता, सीरियम +3 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नाइडियम में इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 अनफेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कोई भी बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विटामिन B12 के लिए आवश्यक? तो आप लोगों को पता है कि विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट मेटल होती है, याद रखना है भाई। एक पोरफायरिन वलय होती है, इसमें कोबाल्ट याद रखना। और एक होता है अपना क्लोरोफिल, उसके अंदर मैग्नीशियम आता है क्लोरोफिल के अंदर। और अपना जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन मेटल आती है। कोबाल्ट विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में और ये हीमोग्लोबिन के अंदर, तीनों मेटल्स पूछ सकता है। ठीक है, विटामिन B12 के लिए आवश्यक है कोबाल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, टोलुइन द्वारा प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेशन इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोड बाय टोलुइन। देखो भाई, जो टोलुइन होता है तुम्हारा यही होगा। और पूछ रहा है कि टोलुइन द्वारा प्रतिस्थापित अभिक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने के कारण, तो इसमें रेजोनेंस तो होता ही नहीं है, टोटोमेरिज्म भी नहीं होगी, कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा क्या इसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अनुनाद कहाँ होता है तो पता है कि यहाँ पर कोई लोन पेयर होते तो अंदर की साइड आते हैं। टोटोमेरिज्म भी कुछ ऐसे ही सही होती है और कॉन्जुगेशन भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक के IR स्पेक्ट्रा में यदि 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक शिखर प्राप्त होती है तो यौगिक, देखो सीधी सी बात है, IR स्पेक्ट्रा की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये कीटोन के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर 1715 सेंटीमीटर, अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन वाला एक ही मॉलिक्यूल है, यह तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये भी एल्कोहल हो गया, तो एसीटोन। तो आराम से फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती है जो आराम से याद की जा सकती है। तो 1700-1500 सेंटीमीटर इनवर्स कीटोन के लिए आती है और कीटोन में अपने पास एसीटोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो अभिक्रिया की कोटि। बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार तो क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अपन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो इनका जो आप लोग इसका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लिखते हो K = तो सीधी सी बात है 2.303 T log A/A-x। इसमें तो क्या आ गया तुम्हारा A आ रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर तो होगी नहीं,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में भी कहीं ना कहीं ए आता है, उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी अपन देखते हैं बी माइनस ए माइनस बी करके तो आता है। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो होती है एक्स बराबर के टी, के बराबर एक्स अपॉन टी। तो इसमें कहीं पर भी एक का नामो निशान भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा थर्ड, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है मित्रों, इसमें अतिशयुग्मन था, हाइपरकॉन्जुगेशन। अगला क्वेश्चन है, यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो इसका वेपर प्रेशर। तो सीधी सी बात है भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स अगर अपन मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। तो बेंजीन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। कोई भी देखते हैं अपन, तो वेपर प्रेशर कम ही होना है। फिर बोल रहा बेंजीन में एसिटिक अम्ल का मोलर भार 60 है के स्थान पर 118। तो भाई होता क्या, जो अणु हैं अगर टूटते हैं, क्या होता है, अणु टूटते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और जब संगुणित होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं तो बढ़ता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन है इसमें, जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएटेड होते हैं, तो इसमें एसोसिएशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे जब तो इसका भार बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना अणुओं का संगुणन। फिर अगला क्वेश्चन है, KCl के तनुकरण पर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्रमशः बदलाव होगा। तो ये बोला जाता है, कोलरॉस का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाइल्यूशन बढ़ने पर चालकता का मान बढ़ता है, पर सभी के लिए नहीं बढ़ता हो, कुछ स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसके लिए चालकता का मान कम हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित स्थान पर आयनों की संख्या कम होती है। ये बोला जाता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है, पर उसी जितनी संख्या में आयन्स बढ़ते हैं वहाँ पर उसका आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो KCl के तनुकरण करने पर चालकता का मान तो कम होगा, और तुल्यांक की चालकता के लिए बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक जगह में अगर जब आयतन बढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसकी विशिष्ट चालकता का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अपन बोलेंगे कि जो तुल्यांक की चालकता है वो बढ़ेगी। तो इसका जो आंसर होगा, KCl के तनुकरण करने पर चालकता का मान कम होता है और तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन ये होगा अपना इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है N-1 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व N-1D 10NH2 विन्यास नहीं दर्शाता। तो ये बोल रहा है कि जो D10 और H2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दर्शाता, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ये तो दिखाते ही हैं। इसका 3D10 4S2 होता है, वैसे यहाँ पर 4D10 5S2 6D10 5S2 हो जाएगा। तो इसमें तो आसान आंसर ओरम आ जाएगा। ओरम कहाँ आता है, कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी सोना ये यहाँ आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओरम। अगला क्वेश्चन है 81 कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो सीधी सीधी बात है कि जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, उसके अंदर से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो अपना आराम से न्यूट्रॉनों की संख्या आराम से निकाल देंगे। तो 56 माइनस 30 करोगे, 56 माइनस 26 कर दो आप, तो 56 माइनस 26 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 30। 56 माइनस 26, 6 में से 6 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 Z बराबर 68 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा होगा। तो भाई Z बराबर 68 वाला देखो, ये अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके बाद में लेंथेनम आता है, लेंथेनम के बाद में लेंथेनम होता है 57 नंबर पर, और लेंथेनम के बाद आने वाले जो तत्व हैं वो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं, और वो सबके सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो लेंथेनम के बाद ये जो आता है, ने प्रॉमिस किया नडाल से प्राइम मिनिस्टर के सामने यूरोप में गुड तरकीब से, टीबी, ये होता है 68 नंबर पर, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सदस्य है, इसका एफ ब्लॉक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो Z बराबर 6, तो आवर सारणी से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सीधा सीधा, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा। Z बराबर PBN, Z जाना जाता है कोलिजन
फैक्टर्स। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आता है जेड। ACT पढ़ते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वहीं पर अपन टक्कर सिद्धांत कोलिजन थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो उसमें पूछा जाता है। तो जेड क्या होता है अपना संघट्ट कारक होता है, मतलब कोलिजन फैक्टर्स को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर मोलर आयतन पर खींचे गए दाब, स्थिर मोलर आयतन एट कांस्टेंट इन प्रेशर। देखो भाई, स्थिर मोलर आयतन पर खींची गई दाब वर्सेस ताप के ग्राफ में खींची गई रेखाएं कहलाती है। तो ये समायतनी रेखाएं होती है। कौन सी होती है? समायतनी रेखाएं। ये बोला जाता है, देखो इस तरह से जब अपन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रेखाएं खींचते हैं तो सीधी रेखाएं आती है, स्ट्रेट लाइन, और इनको बोला जाता है सम आयतनी, आइसोकोर। आइसोकोर अलग अलग लाइंस खींचते हैं अपन इस तरह से, तो इनको आइसोकोर्स बोला जाता है, सम आयतनी आरेख बोला जाता है। देखा होगा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से बहुत आसान है। ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें रिफल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा रिफल्सन होता है लोन पेयर में, क्योंकि लोन पेयर की साइज़ बड़ी होती है और जितनी साइज़ बड़ी होगी वहाँ पर रिफल्सन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफल्सन होता है एल्फी। आप लोग इंग्लिश वाले में देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। एल्पी, फिर एल्पी, और फिर सबसे लास्ट में आता है बीपी, एलपी बीपी, और फिर लास्ट में बीपी। तो इसका आंसर देखो आप लोग, देखो इधर एलपी बीपी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। BF3 की ज्यामिति होगी, BF3 की जो ज्योमेट्री है, BF3 में कौन सा संकरण होता है? देखो भाई, BF3 बोरोन, sp2 त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोगों के निश्चित तौर पे समझ में आया होगा, कुछ डाउट्स रहे होंगे। वीडियो ज़रूर लंबा बन गया, आगे जो भी वीडियो बनाएंगे वो छोटे बनाएंगे। थैंक यू।